Russia and Ukraine war, this has been going on from a long time. Russia-Ukraine war has been going on for last 7 months. Now this was the question of 2022. अब तो 7 महीने से बहुत ज़्यादा हो गया है. Different countries have taken independent stands and action keeping in view their own national interest. We are all aware that war has its own impact on the different aspects of society, including human tragedy. What are those ethical issues that are crucial to be considered while launching the war and its continuation so far? So this is the first thing which the question is trying to ask, the ethical issues involved. The ethical issues involved. And the second thing is illustrate with justification the ethical issues involved in the given state of affair. Means Russia-Ukraine war mein with justification we have to show the ethical issues which are involved. So first thing is ethical issues when you are continuing a war or when you are launching a war. जब भी कोई भी इसी तरह का युद्ध होता है तो उसमें क्या important एथिकल इश्यूज निकल के आते हैं. देखिए आजकल जो वॉर है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वीपन्स, एक एक वीपन लाखों लोगों की मौत करवा सकता है. सो द वॉरफेयर हैज बिकम वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर एंड व्हेन आई से कॉस्टली, ह्यूमन कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट बोथ आर इन्वॉल्व्ड. ओके, जो पहला जो सबसे पहला एथिकल इशू आता है, क्योंकि अभी 2 वॉर दुनिया भर में चल रही हैं. पहले चल रही है अपनी रशिया यूक्रेन वॉर, दूसरी इजराइल एंड पैलेस्टीन. इन सब में ही आप अगर ध्यान से देखें तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन कॉस्ट इन्वॉल्व होता है. मतलब और दोनों साइड होता है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ हो रहा है, किसी एक तरफ ज़्यादा हो रहा है तो ऐसा नहीं है दूसरी तरफ कम हो रहा है. ह्यूमन कॉस्ट इज इन्वॉल्व, पीपल आर डाइंग. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एथिकल इशू इन्वॉल्व. ऐसे काम का मतलब ही क्या है जिसमें लोग मर रहे हों. ठीक है, अगर बैटलफील्ड से अलग कहीं पर भी वो मुद्दा सॉल्व हो सकता है. सो द बैटलफील्ड हैज टू बी द लास्ट ऑप्शन. और हर समय ऐसा होता है कि बैटलफील्ड इज ऑलवेज द लास्ट ऑप्शन और उसके पहले हमेशा कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाला जा सकता है बात करने का टेबल पे. बट एनीवे, wars are going on. So the first ethical question involved here is human cost. लोगों की जान जाती है, वो सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं है. जब बम फूटता है कितनी खबर आती है कि अस्पताल के ऊपर बम गिरा, 31 बच्चे मर गए. हाँ, किसी मंदिर के ऊपर या मस्जिद के ऊपर बम गिरा और लोग मर गए. किसी चर्च के ऊपर बम गिरा और लोग मर गए. किसी हॉस्टल के ऊपर बम गिरा और लोग मर गए. किसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर बम गिरा और लोग मर गए. तो ये सब क्या हो रहा है? सिर्फ ह्यूमन कॉस्ट इन्वॉल्व मैं कह रहा हूं, सोल्जर्स की नहीं. अलॉन्ग विद देम द जनरल नॉर्मल पब्लिक सफर्स अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन कॉस्ट. ह्यूमन कॉस्ट में सिर्फ मरने ही वाला नहीं होता है, कुछ लोग परमानेंट डिसेबिलिटी पे आ जाते हैं. अब अपन अच्छा पीसफुल आपकी लाइफ चल रही है, ठीक ठाक करियर चल रहा है और एक बम गिरा, आपके दोनों पैर उड़ गए, आपकी जॉब चली जाएगी उस वजह से. या यू आर मेम्ड बिकॉज ऑफ सम परमानेंट डिसेबिलिटीज आर देयर, टेम्परेरी डिसेबिलिटीज आर देयर. So human cost is huge. That is the biggest ethical issue involved in warfare. भाई जब लोग ही मर जाएंगे तो काहे का एथिक्स? जानवर थोड़ी एथिक्स खेलेंगे, इंसानों के लिए है ना भाई. तो ह्यूमन कॉस्ट. सेकंड इज इकोनॉमिक कॉस्ट. मैं आपको बता दूं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की जो यंग पॉपुलेशन है ना, उसमें जो मेल्स हैं ये ऑलमोस्ट पूरी खत्म हो गई थी उस जनरेशन की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. और अभी भी कुछ हालात ठीक नहीं है रशिया यूक्रेन और इजराइल पैलेस्टीन में. ह्यूमन कॉस्ट इज ह्यूज. देन कम्स इकोनॉमिक कॉस्ट. युद्ध करना बहुत 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 कॉस्टली हो गया है. अगर आप युद्ध करेंगे तो आपकी सप्लाई लाइन बहुत तगड़ी होनी चाहिए, वीपनरी बहुत अच्छा होना चाहिए. वॉर में होता है खर्चा, वॉर्स आर एक्सपेंसिव. हो सकता है आपके नेशनल डेवलपमेंट को 10 साल पीछे ले जाए, इतना खर्चा होता है वॉर में. ठीक है, सो द इकोनॉमिक कॉस्ट इज ह्यूज. लोगों के जॉब जाते हैं, फेमीन फैल जाता है, प्लेग फैल जाता है, आपके पास पैसे नहीं होते, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाता है, 60 टाइम्स आलू के और प्याज के दाम हो जाते हैं. तो इकोनॉमिक कॉस्ट इज सो ह्यूज. यू लूज जॉब्स, देन इन्फ्लेशन इज वेरी हाई. एट द सेम टाइम इकोनॉमी
डिक्रीजेस टू द लेवल ऑफ डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन के चांसेस भी आ सकते हैं. सो इकोनॉमिक कॉस्ट इज ह्यूज, ह्यूमन कॉस्ट इज ह्यूज. थर्ड इज साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल कॉस्ट क्या होती है? द रिवेंज फैक्टर. जब ऐसा आता है ना कि नेशनल इंटरेस्ट की बात है या फिर नेशनल प्राइड की बात है, तो इन्होंने कैसे कर दिया? ट्रीटी ऑफ वर्साई याद है आपको? ट्रीटी ऑफ वर्साई में क्या हुआ था? जर्मनी वॉज बैडली ह्यूमिलिएटेड, और जब जर्मनी ह्यूमिलिएट हुआ तो एक उनका जो नेशनल कैरेक्टर है उनके ऊपर क्वेश्चन उठ गया. उसी का फायदा लेते हुए हिटलर ने 1933 में हिटलर का राइज हुआ जर्मनी में, एंड विद इन 5 to 6 years वी सॉ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो ये एक चीज होती है. अभी इजराइल पैलेस्टीन के बीच क्या हो रहा है? साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आप देखिए. वो लोग कह रहे हैं कि भाई इजराइल ने पहले हमारे कमांडर को मारा था, उस किसी एक पर्टिकुलर मिलिट्री अटैक में उस कमांडर के बीबी बच्चे की मौत हो गई थी, एंड ही इज वेरी रिवेंजफुल अबाउट इट. सो व्हाट ही वांट्स, द हेट्रेड फैक्टर व्हिच कम्स अप, that he starts to hate Jews starts to hate Muslim. That psychological factor is too much. An Indian starts to hate a Pakistani starts to hate Indian starts to hate China, the Chinese people starts to hate Indian, और फिर वो चालू हो जाता है humans are equal, we should not hate each other. भाई वॉर ही क्यों करनी? तो ये सब हेटरेड ना आएगा. तो psychological impact is huge in the warfare. You have to understand that. इन दोनों की पूर्ति हो सकती है, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो नहीं भूलते. ये जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होती है. आप अभी भी देख लीजिए, मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाइटिंग विथ ईच अदर, नॉट बिकॉज देयर इज अ ह्यूमन कॉस्ट इन्वॉल्व और इकोनॉमिक कॉस्ट इन्वॉल्व, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल इश्यूज इन्वॉल्व. कुछ हुआ था, वो इंप्रेशंस अभी तक माइंड पे बने हुए हैं, दैट नॉट क्लियरिंग अप. तो एक को दूसरे का भाई बोलना, इंसान को इंसान मानना चलेगा ही नहीं. द साइकोलॉजिकल थिंग इज, और ये सिर्फ वॉरफेयर में ही नहीं, ये हमारे इंटरनल इश्यूज में भी. एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट, एक रेशियल ग्रुप दूसरे रेशियल ग्रुप के अगेंस्ट, एक इकोनॉमिक ग्रुप दूसरे इकोनॉमिक ग्रुप के अगेंस्ट. तो दो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डजंट डाई फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देन फोर्थ इशू इज ह्यूमन राइट इशू. ह्यूमन राइट के क्या इशू होते हैं? भाई एक कंट्री दूसरे कंट्री में घुस जाते, सोल्जर घुस जाते, तुम्हारा रक्षाबंधन तो करते नहीं है, विमेन्स आर रेप्ड, चिल्ड्रन आर एक्सप्लॉइटेड, ओल्ड्स डाई इन नंबर बिकॉज ऑफ देयर एक्सप्लॉइटेशन, पीपल आर टेकन अप एज प्रिजनर्स. सो प्रिजनर ऑफ वॉर का एक इशू निकल के आ जाता है. ठीक है, जो सोल्जर्स लिए गए उनके साथ एट्रोसिटीज हो जाती हैं बहुत ज़्यादा. बहुत तो पता ही नहीं चलती हैं कि उन सोल्जर्स को कितने बुरी तरीके से मार दिया गया है सरेंडर करने के बाद भी. अगर मीडिया में आ गया तो आ गया, नहीं तो पता नहीं चलता है. सो द ह्यूमन राइट इज अनदर एथिकल इशू इन वॉरफेयर. जब जापान ने सरेंडर कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए को, तो यूएसए ने वहां जाकर कुछ बहुत तगड़ा डेवलपमेंट नहीं किया था. दे एक्सप्लॉइटेड द ह्यूमन राइट्स, वर एक्सप्लॉइटेड वेरी बैडली. women's were raped, most of them, and many of them became pregnant, and increased number of Japanese American population has increased in Japan after that. So the human right is another ethical issue which is involved in warfare. The fifth and one of the most important is biodiversity. कैसे भाई? बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना. अब वॉरफेयर होगी तो बम गिरेंगे, तो आपका जंगल है विच इज़ अ रेन फॉरेस्ट और विच इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज देयर, इट इज़ गोइंग टू सर्वाइव, डू यू थिंक? तो फ्लोरा और फौना, जानवर और पेड़, इन दोनों को बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ता है. सो दैट इज अनदर एथिकल इशू इन्वॉल्व. क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में पेड़ भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, वो सब भारी मात्रा में मरते हैं. आग लगा दी जाती है, वन में फायर हो जाती है, बम की वजह से पेड़ गिरते हैं, सॉइल खराब हो जाती है. देयर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व. एंड नाउ विद द कमिंग ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन वॉरफेयर सच एज द न्यूक्लियर, हाइड्रोजन एंड केमिकल बॉम्ब्स, this biodiversity loss is very, very huge if it comes to atomic warfare. Ethical issues
5 4 3 2 1 जो अपन ने पढ़े, ह्यूमन कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, साइकोलॉजिकल, ह्यूमन राइट एंड बायोडाइवर्सिटी, इट इज गोइंग टू मेक योर आंसर फार बेटर। 4 चांद लगा देगा ये। तो एक ये चीज है। अब दूसरा पार्ट आता है क्वेश्चन पे, इलुस्ट्रेट विद जस्टिफिकेशन द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन द गिवन स्टेट ऑफ अफेयर। तो अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसमें क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं। पहले तो आप क्या होता है कि सैंक्शंस की वजह से जो न्यूट्रल कंट्री होती हैं सच एज इंडिया या फिर कुछ यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, उनको क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज रशिया इज अ बिग सप्लायर ऑफ ऑयल एंड गैस। ठीक है, तो ये वॉर में इन्वॉल्व हो गया, वेस्ट ने सैंक्शन लगा दिए, हमारे लिए गैस महंगी हो गई, हमारे लिए ऑयल महंगा हो गया, और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। दुनिया भर के जो ऑयल प्राइजेस हैं, जो गैस के प्राइजेस हैं, इन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, कोई न्यूट्रल कंट्री है सच एज इंडिया फॉर एग्जांपल, अगेन इट हैज़ बीन प्रेशराइज्ड टू टेक साइड्स। आपको साइड्स लेना पड़ते हैं, या तो रशिया की तरफ आइए या यूक्रेन की तरफ आइए। अरे भाई, यूक्रेन की तरफ पूरा वेस्ट खड़ा है, हमारे वेस्ट के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, एट द सेम टाइम हमारे रशिया के साथ बहुत हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे रिलेशन है, हम कैसे साइड ले सकते हैं। पर अभी एक हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं रशिया की, तो पूरा वेस्ट खड़ा हो जाता है, यूक्रेन खड़ा हो जाता है कि क्यों गले मिल रहे हैं। सो दीज आर द इश्यूज विच आर देयर इन द प्रेजेंट वॉरफेयर, जो एक एथिकल इशू है इंटरनेशनल लेवल पे। यू कैन नॉट प्रेशराइज समबडी। आप अपने इंटरनेशनल नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़रूर काम कर सकते हैं, बट अ न्यूट्रल कंट्री इज़ अ न्यूट्रल कंट्री। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो कि इंडिया यूक्रेन वॉरफेयर में इंक्लूडेड हैं। और in general, life of the common people is disrupted a lot. So these 3 questions we have done, I think it have given you an insight into how to get to the basic idea of the question and start writing your answer. You have to include a good introduction, you have to include a good conclusion, and this is what you have to write in the introduction, in the body, the main body of the answer, and never ever forget the word limit. How to write conclusion, how to write introduction, these are things we are going to take separately, but I hope you have understood. Thank you very much for listening.